डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बनता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पैदा होता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे व्यवहार अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित है तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, परिहास या हंसी मजाक पर आधारित होते हैं। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध है तो जीजा साली के बीच मधुरता का संबंध है। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे, इसके नियम बने होते हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे नातेदारी की कुछ रीतियों की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहली है परिहार या विमुक्ता। परिहार या विमुक्ता। परिहार का मतलब है कि कुछ संबंधी आपस में दूरी बरते, एक दूसरे से दूरी बरतने का प्रयत्न करें और पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करें। यानी कि वो आपस में किसी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करें। इस रीति के अनुसार कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित है। कभी कभी तो ये संबंधी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। परिहार के संबंध विभिन्न संबंधियों में देखने को मिलते हैं। उन्हें हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि भाई बहन का परिहार, सास दामाद का, सास बहू का, ससुर पुत्र का, ससुर दामाद का, जेठ एवं छोटे भाई की पत्नी के बीच, इस तरह। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं, जैसे कि श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में। पुत्र वधू और सास ससुर परिवार लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। योकाधिर जनजाति में बहू अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती है और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही एक और है ओष्टायक जनजाति। उसमें क्या होता है, जब तक कोई संतान पैदा नहीं हो, बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही है। यदि उनका कहीं सामना हो जाता है तो वो मुंह को छिपा लेते हैं। भारतीय समाज में भी सास ससुर एवं ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती है। यही नहीं बल्कि पति के पिता के भाई व उनकी पत्नियों से भी बहू परिहार रखती है। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम भी नहीं लेती है। दूसरी जो रीति है वो है परिहास या हंसी मजाक वाली। तो ये बिल्कुल परिहार के ठीक विपरीत वाली है। इसमें संबंधों के अंतर्गत घनिष्ठता पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन, एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना,
आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार मुख्यतः विवाह संबंधियों के बीच पाए जाते हैं। ये संबंध जो है वो है जैसे जीजा साली का जीजा साली प्रयास, जीजा साला प्रयास, देवर भाभी प्रयास, ननद भाभी प्रयास, मामा भांजा प्रयास, मामी भांजा प्रयास, दादा पोती प्रयास, दादी पोता प्रयास, चाचा भतीजा प्रयास, फूफा भतीजी प्रयास आदि। जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी के बीच प्रयास संबंध अर्थात हंसी मजाक के संबंध कई समाजों में प्रचलित है। इस प्रकार के संबंधों में हंसी मजाक ही नहीं बल्कि कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, पानी छिड़कना, कपड़े फाड़ना आदि सामान्य दिनों में तो होता ही है, परंतु होली एवं अन्य त्योहारों एवं विवाह आदि के अवसरों पर अधिक होता है। अरापो समाज में जीजा साली में से कोई भी अगर देर तक सोता रहे तो जागने वाला सोने वाले पर ठंडा पानी गिरा सकता है। इस तरह कई आदिम समाजों में दादी पोता में प्रयास पाया जाता है। शरत चंद्र रॉय ने उराव जनजाति में दादी पोते के बीच विवाह का उल्लेख किया है। इसी तरह वेरियन एल्विन ने भी बेगा जनजाति में पोता दादी विवाह का उल्लेख किया है। उत्तरी भारत की चमार जाति में दादा पोती के विवाह का उल्लेख मिलता है और ऐसे विवाह से संतान भी हुई है। तो ये हो गया परिहास या हंसी मजाक वाले संबंध। अब जो तीसरी रीति है वो है माध्यमिक संबोधन की। क्या होता है कि कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहाँ संबंधी को उसके नाम से पुकारना मना है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसलिए ही इस रीति को माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर पुकारती है। जैसे रामू के पिताजी, नीता की माँ, ऐसे कुछ भी जो भी यानी कि उसके बेटा बेटियों के नाम होता है और उनमें से जो बड़ा ही बड़ा होता है अक्सर उसी के नाम से ही पति पत्नी का नाम लेती है और पत्नी पति का नाम लेती ऐसा। टॉयलर ने सबसे पहले माध्यमिक संबोधन शब्द का मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था E.B. टॉयलर ने। इस प्रथा का प्रचलन टॉयलर, फ्रेजर, लोवी आदि ने दुनिया के विभिन्न भागों में पाया। दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, मलाया, चीन, उत्तरी साइबेरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अंडमान, लंका, फिजी द्वीप आदि प्रदेशों में निवास करने वाले अनेक जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। टॉयलर ने माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति मात्र सत्तात्मक परिवारों के कारण मानी है। अब अगली जो रीति है वो है मातुले। यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे माँ की सत्ता होती है। जैसे मेघालय की गारो खासी जनजाति, केरल की नायर, इस तरह की। इसमें क्या होता है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है, उनकी आत्मीयता का आधार होता है। पिता से अधिक मामा का दायित्व होता है। भांजों की वफादारी पर मामा का विशेष अधिकार होता है।
संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है। भांजे पिता की बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे एवं भांजियों के लिए सर्वप्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुलेय कहा जाता है और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक कहते हैं। यदि भांजे भांजी अपने मामा के घर पर ही रहकर बड़े होते हो तो उसे मातृस्थानीय निवास कहते हैं। मातुलेय प्रथा जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज की विशेषता है। इसी प्रकार के और उदाहरण हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया के श्री इंडियन में क्या होता है, उसमें एक छप्पर के नीचे आग के पास पुरुष इस क्रम में बैठते हैं कि सबसे आगे बड़ा भाई, उसके बाद आयु क्रम में छोटे भाई बैठते हैं, उसके बाद बहुधा आश्रम के बाहर वर्षा से आरक्षित स्थानों पर घर की स्त्रियों के पति बैठते हैं। कहीं कहीं पर भांजे एवं पुत्र में संघर्ष देखने को मिलता है। ट्रोबियांडा द्वीप में मेलिनोवस्की ने ऐसे ही संघर्ष का उल्लेख किया, यानी कि एक द्वीप है ट्रोबियांडा, वहाँ पे अध्ययन किया था ब्रानिस्लाव मेलिनोवस्की, जो मानव शास्त्री थे ना, उन्होंने मामा और भांजों में संघर्ष देखा था। जब कभी किसी पिता का लगाव अपने पुत्र के साथ अधिक हो जाता है तो वह भांजे के बजाय पुत्र को ही संपत्ति देना चाहता है। यानी कि मामा के बेटे और भांजों में आपस में संघर्ष देखने को मिला था यहाँ पे। अगला जो है वो है अपना पितृसुयश्रय। जिस प्रकार से मातृ सत्तात्मक परिवार में मामा का अधिक महत्व और विशेषाधिकार होता है, वैसे ही पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की बहन यानी कि बुआ जो होती है, जिसे पितृसुयशा करते हैं, का विशेष महत्व पाया जाता है। डॉक्टर HR रिवर्स ने बैक्स द्वीप जो है ना, उसमें इस प्रथा का प्रचलन पाया था। वहाँ बुआ जो है वो भतीजे के लिए वधू ढूंढती है। भतीजा जो है वो माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है और वो भतीजा ही बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और उसकी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ करती है। कुछ जनजातियों में बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया करती है। दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों में भी बुआ के सम्मान ही यह प्रथा प्रचलित है। अब एक और रीति है, वो है सहप्रसूता या सहकष्टी। तो इसमें वो छूट गई है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो महिला का प्रसव काल का समय होता है ना, उससे जुड़ी हुई है। जैसे कि भारत के खासी और टोडा जनजाति में इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है, प्रचलन में है, जिसमें क्या होता है कि जब पत्नी के संतान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। पुरुष भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जो कष्ट प्रसवा को होते हैं। पुरुष भी पथ्य का भोजन करता है, उसे भी प्रसवा पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है तथा उसे भी प्रसवा की तरह ही अछूत माना जाता है। धन्यवाद।